हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग कवर कर रहे थे घटना चक्र 2023 की, जो कि लेटेस्ट एडिशन है, 2023 का लेटेस्ट एडिशन है। और जिसमें हम लोग साइंस को अब शुरू कर चुके हैं। ज्योग्राफी ऑलरेडी चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी, आज उसकी भी क्लास आ जाएगी शाम तक। और ये 1990 से जनवरी 2023 तक के जितने भी प्रश्न पत्र इसमें शामिल किए गए हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीए जैसे बिहार के, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और यूपी, इन सभी पेपर को भी इसमें शामिल किया गया है। जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, अगर आप लोग यूपी पीसीएस 2024 का टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप आरओ एआरओ का अगर टारगेट करते हैं 2023 में, या फिर आप एमपी पीसीएस या 69वीं बीपीएससी या राजस्थान, इन सभी एग्जाम्स को ये कवर करती है। तो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज बहुत अच्छे से चल रही है और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उसकी लगातार क्लासेस आ रही हैं, जिस पे 10-11 क्लासेस आ चुकी हैं। और ये हमारी साइंस की सेकंड क्लास होगी। कल हम लोगों ने इसमें बायोलॉजी को शुरू किया था और आज हम बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर पर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी टाइम गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर जो है वो रहेगा जैव विकास, क्योंकि इसका पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बायोलॉजी की जो शाखाएं होती हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से कल पढ़ लिया था। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इस तरीके की अपडेट पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्कशन ग्रुप और टेलीग्राम का, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पीडीएफ्स, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर और जितने भी नेशनल न्यूज़ होते हैं या कोई वैकेंसीज़ की जानकारी होती है, एग्ज़ाम्स की जानकारी, तो सब वहाँ पे शेयर किया जाता है। और अगर आप लोग इसकी जो पीडीएफ लेना चाहते हो घटना चक्र 2023 की लेटेस्ट एडिशन की, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, जहां पर आप मैसेज करेंगे तो जो भी पीडीएफ प्रोवाइडर होगा वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा और जो भी प्रोसेस होगा उसे फॉलो करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। आज हमारा चैप्टर रहेगा सेकंड है जैव विकास। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जैव की जो डेवलपमेंट हुआ, यानी कि जैविक जो घटक थे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ और कैसे हम आज की अवस्था में एक स्वस्थ मनुष्य के रूप में आज हम यहाँ पर देखते हैं अपने आप को। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो हम वैसे देखें तो सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे 8 ग्रह हैं, बहुत सारे छोटे छोटे उपग्रह भी हैं। लेकिन जीवन की जो उत्पत्ति है उसे हमने पृथ्वी पर ही देखा अभी तक। तो पृथ्वी पर जो उत्पत्ति हुई वो अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई, तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति भी हुई। अर्थात कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई सौरमंडल में, और धीरे धीरे फिर इस पे जीवन की भी उत्पत्ति देखने को मिलती है। और इस जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कुछ अलग अलग जो है कि फैक्ट लोग बताते हैं, थियरीज बताते हैं। जैसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत और परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीवशास्त्री जो कि A.I. ओपेरिन ने भौतिकवाद या पदार्थवाद, जिसको मेटलिस्टिक थियरी के नाम से प्रस्तुत की, जो उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी थी। लेकिन आगे हम और भी देखते हैं कि इन्होंने इसमें क्या क्या बातें लिखी। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो दिया कि जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में न्यूक्लियो प्रोटीन्स यानी वायरस जैसे कणों के रूप में हुई। अब बात यहाँ पर आएगी कि अभी हमने पढ़ा कि 4.6 वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व क्या था, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद 4 अरब वर्ष पूर्व इसमें आदि सागर के जल में न्यूक्लियो प्रोटीन्स। अब ये आदि सागर क्या है दोस्तों, ये जो सबसे पहले जल के रूप में हमने पढ़ा था, 33 सागर वगैरह की आपने स्टोरी सुनी होगी, तो वहाँ पे न्यूक्लियो प्रोटीन्स अर्थात कि वायरस जैसे कणों के रूप में उत्पत्ति हुई, जो परपोषी एवं अवायवीय थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वायरस जो है कि सजीव और निर्जीव दोनों की कड़ी के बीच में आता है। क्योंकि वायरस निर्जीव क्यों है, क्योंकि वो अपनी जो है कि स्वतंत्र अवस्था में अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता। लेकिन जब अगर उसे कोई सजीव जो संरचना मिल जाती है, ह्यूमन बॉडी मिल जाती है या एनिमल बॉडी मिलती है, तो उसमें जाके वो अपने बहुत सारे कॉपीज तैयार करता है, यानी अपनी बहुत सारे बच्चे पैदा करता है, जिससे इन्फेक्शन लगातार बढ़ता चला जाता है। तो वायरस एक तरीके से जीवित रूप में भी देखने को मिला। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि परपोषी और अवायवी, क्योंकि सांस लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। दूसरा फैक्ट बताया कि 3.8 अरब वर्ष पूर्व कला युक्त यानी कि मेम्ब्रेन बॉन्ड प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने। ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक हैं,
आगे चल के जब इनका डेवलपमेंट हो जाएगा, शारीरिक विकास इनका और होगा, तो इनको हम यूकैरियोटिक के रूप में देखने लगेंगे, जिनमें पहले परपोषण और बाद में स्वपोषण का प्रारंभ हुआ। यानी पहले जो जीव बने थे प्रोकैरियोटिक में, वो परपोषण पर आधारित थे, यानी वो दूसरे जीव पर आधारित हुआ करते थे या दूसरी वनस्पतियों पर आधारित होते थे। लेकिन बाद में ये स्वपोषण के रूप में खुद आने लगे, ऑटोट्रॉफिक्स के रूप में, यानी इन्होंने अपने पोषण की व्यवस्था, अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी शुरू कर दी। तीसरा फैक्ट इन्होंने क्या दिया, स्वपोषी आदि जीव वर्तमान के नील हरित शैवाल हैं, यानी कि नीले हरे शैवाल, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में हम जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हमें जो देखने को मिल रही है प्रोकैरियोटिक में, स्वपोषी कवक कौन से हो जाएंगे, यानी स्वपोषी घटक आपके शैवाल हैं। शैवाल हरी वनस्पतियों के रूप में होते हैं, लेकिन ये उसके भी प्रारंभिक अवस्था में है, नीले हरे शैवाल। तो अगर बात आपसे पूछी जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पत्ति के रूप में आपको नील हरित शैवाल ही कहना पड़ेगा। और 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति होने लगी, जिससे वर्तमान जीव जगत के सारे जीव, जीवाणु के अलावा ये सभी बने, चाहे फिर उसमें ह्यूमन को देख लीजिए, जानवर को देख लीजिए, रेप्टाइल्स को देख लीजिए, एम्फीबियन को देख लीजिए, सभी के सभी, जैसे उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी, ममाल्स, ये सभी की उत्पत्ति इसमें देखने को मिलती है। क्योंकि यूकैरियोटिक की जो कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, इनमें केंद्रक पाया जाता है, डीएनए प्रोटीन पाए जाती हैं, हर एक चीज़ इसमें विकसित अवस्था में हो जाती है। तो समय के साथ इनका विकास देखने को मिलता है। तो यही था जैव विकास जो आपने देखा पुस्तक के रूप में। लेकिन अभी ये पाठ यहीं पर नहीं खत्म होता है, इसमें और भी चीज़ें हम देखेंगे। प्राचीन यानी आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस बहुत ही नगण्य थी या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाई आदि गैसें उपस्थित थीं। देखिए, मीथेन भी उपस्थित थी, अमोनिया भी थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इनकी मात्रा कम थी या ज़्यादा। लेकिन ऑक्सीजन के बारे में स्पष्ट कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन गैस जो है कि नगण्य रूप में थी। तो जैव विकास की मौलिक संकल्पना एवं सिद्धांत जैसे किसने किसने दिए, तो मौलिक परिकल्पना यह कहती है कि परिवर्तन के साथ अवतरण, यानी कि धीरे धीरे आप उसमें डिसेंट विथ चेंज और मॉडिफिकेशन। तो समय के साथ हमने मॉडिफिकेशन देखा कि सबसे पहले यूकैरियोटिक कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें परपोषी फिर स्वपोषी आती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, फिर प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक आते हैं। धीरे धीरे उनकी भी अवस्था को विकसित होने का नाम दिया जाता है। अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित और जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ब्लू ग्रीन एल्गी से। निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तन होते हुए समय के साथ अधिक विकसित और जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। और मानव उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि मानव बहुत जटिल भी है और अधिक रूप में विकसित भी है। लेकिन इसी के साथ और भी कुछ प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रमाण दिए, जैसे लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डिवरिज थे। इन वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। और यहीं से आपको इम्पॉर्टेंट लगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सबसे अधिक आते हैं। तो देख लेते हैं, हम इनके टॉपिक को भी देखते हैं हम लोग। क्या कहा जा रहा है, लैमार्कवाद जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया। तो लैमार्क कौन से देश के थे, फ्रांस के थे, जीव वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1809 में अपनी एक पुस्तक जो कि बहुत ही फेमस है, फिलोसॉफी जूलॉजिक, इसे लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्कवाद भी कहा जाता है। यानी इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया जैव विकास के बारे में, वो इन्होंने फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक में छापा, और जिसे लैमार्क का या लैमार्क का सिद्धांत अर्थात लैमार्कवाद कहा जाता है। लेकिन इस सिद्धांत में इन्होंने कुछ मान्यताएं दी। तो आइए हम उनकी एक एक मान्यताओं के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहली मान्यता है कि बड़े होने की प्रवृत्ति, यानी जिस भी जीव का जन्म एक छोटे से अणु के रूप में होता है, कण के रूप में होता है, उसका समय के साथ उसके शारीरिक परिवर्तन होता है, वो बड़ा होता चला जाता है। हम जब एक नवजात शिशु को देखते हैं जो पहले दिन का होता है, जब उसका जन्म होता है, बेबी बर्थ जिसे हम कहते हैं, वो मुश्किल से 2 से 3 किलो का होता है, और शायद वो 6 इंच या 7 इंच का बच्चा होता है या 1 फीट का बच्चा होता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी हाइट क्या होती है, 5 से 6 फीट तक हो जाती है, शारीरिक उभार हो जाते हैं, शारीरिक विकास होते हैं, उसके वजन में वृद्धि होती है। तो पहली चीज़ तो इन्होंने ये कहा कि किसी भी जीव की उत्पत्ति होती है तो उसमें बड़े होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वहीं वातावरण का सीधा प्रभाव भी होता है।
अब मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो एक शिशु का ले रहा हूँ, यानी ह्यूमन बेबी का ले रहा हूँ। लेकिन इसी तरीके से जानवर के बच्चे या और भी छोटे छोटे जो कीड़े हैं मकोड़े हैं उनके भी बच्चों पर ये अप्लाई होता है। अब जैसे वातावरण के सीधे प्रभाव की बात को अगर हम समझें तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है उससे पहले वो 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है। माँ के गर्भ में उसे खून मिलता है, भोजन मिलता है, पोषक तत्व मिलता है, लेकिन प्राकृतिक वातावरण का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही जब वो बाहर के इन्वायरमेंट में आता है एक नए जीवन के रूप में, तो आप देखोगे उसकी बहुत केयर की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, पेशेंट मतलब पेरेंट्स के द्वारा, फैमिली के द्वारा। लेकिन फिर भी जब बाहर की हवा और वायु उसको नहीं झेल पाती है तो उसको निमोनिया जैसी बीमारी हो जाएगी, खांसी की बीमारी हो जाएगी, पेट के दस्त लग जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं होती हैं और धीरे धीरे वातावरण के साथ वो एडजस्टमेंट करना शुरू कर देता है। वहीं अंगों के उपयोग या अनुपयोग का भी प्रभाव होता है। जैसे हमारे जो पूर्वज बताया जाता है कि चूहे, बिल्ली, बंदर जो भी रहे हों, लेकिन उनमें एक विशेषता थी कि उनके पास पूंछ होती थी। पूंछ, लेकिन हमारे शरीर में भी आप देखेंगे एनल के ऊपर रीढ़ की हड्डी जहाँ पे समाप्त हो रही है, एनल के ऊपर और रीढ़ की हड्डी जहाँ समाप्त हो रही है वहाँ एक छोटी सी हड्डी है जहाँ से पूंछ का विकास होता था। लेकिन जानवरों में पूंछ का विकास होता था क्योंकि जानवर उस पूंछ की सहायता से अपने शरीर पर बैठने वाले जो मक्खी, मच्छर उनको हटा देते थे या उसका प्रयोग करते थे। लेकिन जब शारीरिक विकास हो गया मनुष्य का तो उसके पास हाथ ही संभव हो गया, मतलब हाथ से ही वो अपने सारे मच्छर वगैरह सारी चीज़ों को दूर कर लेता है और पूंछ का उसको आवश्यकता बहुत कम हो गई। तो धीरे धीरे पूंछ क्या हो गया, अनुपयोग हो गया। लेकिन पहले आप देखोगे बंदर जब पैर मतलब हाथ रखता था जमीन पे तो अंगूठे और उंगली पूरी सीधी रखता था, तो अंगूठे से कोई काम नहीं कर पाते थे वो सब। लेकिन धीरे धीरे मानव के शरीर ने उस अंगूठे का प्रयोग करना शुरू किया तो ये हो गया अंगों का उपयोग। इसी तरीके से उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति यानी कि वंशागति, जो कि मैंने पूंछ का एग्जाम्पल दिया। तो ये 4-5 थियरी दी जिसके द्वारा इन्होंने जैविक विकास की घटना को बताया है। लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं, मतलब ऐसे लक्षण या ऐसे अंग जिनको हम प्रयोग बहुत कम करते हैं। अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग बहुत कम होता है वे निष्क्रिय हो जाते हैं, धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। आप हाथी के कान अगर आप देखेंगे, हाथी के कान को देखिए तो हाथी के कान उसके पंखे की तरह काम करते हैं, हवा मिलती है उसे। और लेकिन जब ह्यूमन में आप देखेंगे तो ह्यूमन के कान बहुत छोटे हो गए क्योंकि उसके लिए पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ पे, तो उसने क्या किया, उस कान को यूज करना बंद कर दिया। जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना, सर्प में टांगों का अभाव, क्योंकि जितने भी रेप्टाइल्स हैं, प्रवृत्ति के जो प्राणी हैं जो सरकने वाले हैं, रेंगने वाले हैं, तो उन्हें पैर की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन जब मानव का रूप हुआ, वो खड़ा होकर चलने लगा तो उसे पैरों की आवश्यकता पड़ गई। गर्दन लंबा होना जिराफ का, उसे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खाने को मिलती थी। जब उन पेड़ों पे पत्तियां नहीं रह गई तो उसने नीचे झुककर खाना शुरू कर दिया घासों को और धीरे धीरे उसकी गर्दन की लंबाई छोटी हो गई। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर उपार्जित लक्षणों के रूप में देखते हैं। जैसे आप देखेंगे ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों और गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक लंबाई हो गई। वहीं घास की उपलब्धता से अगली टांगों व गर्दन के उपयोग कम होने लगे और इन अंगों की फिर लंबाई कम हो गई। आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से, और यही जिराफ आगे चल के जो है कि छोटे होने लगे। तो यही होता है लैमार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग का यह प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में दिखा दिया। अब अगले वैज्ञानिक है डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम के अभी प्रश्न में आपको कराऊंगा जब एमसीक्यू, तो वहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से प्राकृतिक वर्णवाद के रूप में पूछा जाता है या उपार्जित लक्षणों की वंशागति के रूप में पूछा जाता है। तो ये सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं कि किसके सिद्धांत होते हैं। अब इसी के आगे देखते हैं हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या। इनकी पुस्तक जो थी प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 यानी कि द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो थी 1859 पुस्तक छपी और इसमें इन्होंने कुछ तथ्य दिए। जैसे जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति यानी ओवर प्रोडक्शन की क्षमता होती है। आप छिपकली को देख सकते हैं, सांप को देख सकते हैं, बहुत सारे ये ऐसे जीव आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर ये अंडे या बच्चे बहुत अधिक मात्रा में देते हैं।
लेकिन वहीं पे ह्यूमन को देखिए, तो ह्यूमन में भी ये नेचर देखने को मिलता है कि एक महिला जो 12 से 13 वर्ष में जब वो पीरियड्स की अवस्था में शुरू हो जाती है और 40 से 45 वर्ष तक मोनोपॉज की अवस्था तक रहती है, उस दौरान वो चाहे तो प्रत्येक 2 वर्ष पे एक एक बच्चे पैदा कर सकती है। हालांकि उसकी शारीरिक क्षमता बहुत कम हो जाएगी, वो बहुत वीक हो जाएगी, लेकिन नेचुरली उसके अंदर जो है कि बच्चे पैदा करने की क्षमता बहुत अधिक है। तो यही जो उन्होंने थ्योरी दी कि ओवर प्रोडक्शन की क्षमता। दूसरा है जीवन संघर्ष, अर्थात कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हर एक प्राणी, हर एक जीव, हर एक मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष देखता है कि कैसे भी करके उसका अस्तित्व बना रहे। फिर विभिन्नताएं और इनकी वंशागति, यानी वेरिएशन देयर इनहेरिटेंस। ये जो जेनेटिकली होते हैं, जीन के प्रभाव में आकर इनमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ योग्यतम की अतिजीविता। योग्यतम मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या प्राकृतिक चयन। जो शारीरिक रूप से सक्षम है, आप देखेंगे कि जो आपसे ज़्यादा बड़ा पहलवान होता है या ज़्यादा बड़ी पावर पे होता है, तो आप उसके सामने सर झुका के चुपचाप जय श्री राम करके आगे बढ़ जाते हैं, उससे मोल नहीं लेते, पंगा उससे नहीं लेते हैं, उससे ज़बरदस्ती लड़ाई नहीं करते हैं। लेकिन वहीं जब आपसे कोई कमज़ोर व्यक्ति देखने को मिलता है, बेसहारा व्यक्ति होता है, लाचार व्यक्ति होता है, आप उसके ऊपर अपना रुतबा दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो योग्य है, अर्थात जो ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा जो है कि अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है। तो ये भी एक समाज में देखने को मिला। आपने प्राकृतिक समाज पढ़ा होगा, जंगल समाज पढ़ा होगा, जहाँ पे मत्स्य न्याय का कॉन्सेप्ट था। कौटिल्य ने भी, हमारे भारतीय विचारक कौटिल्य ने भी कहा है कि जो सबसे शक्तिशाली होगा वही इस समाज में रह पाएगा, अर्थात जिसकी लाठी उसका भैंस, यानी जिसके पास लाठी उसी की वो भैंस मानी जाएगी, वरना वो उस लाठी से क्या करेगा, सबको मारेगा। तो ये वाली चीज़ थी। अब एक अगली जो हमारी थियरी आ रही है, जो ये भी हॉलैंड के पादप शास्त्री हैं, बॉटनिस्ट हैं, जो कि ह्यूगो डी व्रिज हैं। इन्होंने उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन थियरी दी थी। इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज अर्थात आइनोथेरे लैमार्कियाना नामक एक पौधे पर किया था। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट व स्थायी आकस्मिक उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। कहने का मतलब हो गया कि आपने देखा बंदर, गिब्बन, रीछ, भालू, ये सब एक ही, चिंपैंजी वगैरह, लंगूर, ये सब एक ही प्रजाति के थे, लेकिन अचानक से कुछ म्यूटेशन परिवर्तन हुआ, जेनेटिकली चेंजेस हुए कि ह्यूमन सीधे खड़ा होकर चलने लगा, ह्यूमन के ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन के खाने और बोलने की पद्धति में विकास हुआ। तो अचानक से जब किसी परिवर्तन को हम देखते हैं एक प्रजाति के अंतर्गत, तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। जाति का पहला सदस्य जिसमें ये लक्षण देखने को सबसे पहले मिलते हैं, उत्परिवर्तित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उत्परिवर्ती यानी कि म्यूटेंट कहते हैं, यानी कि जिसमें ये परिवर्तन सबसे पहले देखने को मिलता है। और फिर जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं और परिवर्तन आते रहते हैं। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी समझ लेते हैं जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे एक आर्कियोपेटेरिक्स है, जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी है। कहने का मतलब हो गया कि ये आपके जो सरीसृप, जो रेप्टाइल्स थे, और पक्षियों जो कि उड़ सकते थे, एम्फीबियन मतलब जो हवा में उड़ सकते थे, इन दोनों के बीच की एक कड़ी थी आर्कियोपेटेरिक्स, जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ हुआ करती थी, चोंच हुआ करती थी, चोंच में दांत और अग्रपादों में उंगलियों पर पंजे थे। और इसके बावजूद यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों के रूप में रूपांतरित हो चुके थे, इसलिए उड़ने में भी सक्षम था। तो ये हो गया आपका आर्कियोपेटेरिक्स के बारे में। अगला है कि युगलीना, यह भी पूछा जाता है। इसको जो है पादप एवं जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी के रूप में माना जाता है, कनेक्टिंग लिंकेज, जो कि कनेक्टिंग लिंक होता है कि प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी को युगलीना के रूप में मानते हैं। नियोपाइलिना, ये एनालिडा और मोलास के बीच की एक संयोजक कड़ी है। फिर प्रोटोथीरिया निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है। इसके अंतर्गत एकिडना, बत्तख चोंची, प्लेटिपस आदि जीव आते हैं और ये सरीसृपों और स्तनियों के बीच एक संयोजक कड़ी है। और हम लोग क्या है दोस्तों, हम लोग स्तनी हैं। स्तनियों का मतलब होता है जिनके पास स्तन होते हैं और जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। तो सामान्यतः महिलाएं जो है कि स्तनधारी होती हैं और पुरुष भी स्तनधारी होते हैं, हालांकि उनके दूध नहीं होते हैं, मतलब दूध पीने के लिए नहीं होते हैं, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद अपने स्तन पान कराती हैं। तो स्तनी किसे कहते हैं, ममाज किसे कहते हैं, जो अपने बच्चों को दूध का सेवन करा सकती हैं डायरेक्ट अपने शरीर से, तो उन्हें स्तनी कहा जाता है। तो स्तनी और सरीसृप इनके बीच की ही कड़ी है प्रोटोथीरिया।
फिर हम एक डायनासोर की कहानी सुनते हैं अक्सर। तो डायनासोर एक विशालकाय सरीसृप थे जो छिपकली के बड़े भाई लगते हैं, जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे। ये पूछा जाता है कि जुरासिक मतलब कि जो डायनासोर है वो कौन से काल में थे। मध्यजीवी महाकल्प को भी 3 कल्पों, ट्रायसिक कल्प, जुरासिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प में बांटा गया था। तो इनका जो मुख्य रूप से जो जन्म हुआ था वो जुरासिक कल्प में ही हुआ था। मैमथ की बात करेंगे तो ये वर्तमान समय में विलुप्त हो गई है और यह हाथी का पूर्वज माना जाता था। आगे देखते हैं, क्रो मैग्नॉन की बात करते हैं। तो क्रो मैग्नॉन को मनुष्य को आधुनिक मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज और आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सैपियंस फॉसिल्स मानते हैं। मतलब हमसे जो पहले जो व्यक्ति था, जो प्रजाति थी, जो सीधा खड़ा होकर चलना शुरू किया था, वो क्रो मैग्नन था और वही अंतिम व्यक्ति था जिसके बाद हम लोग सीधे सीधे खड़े होकर चलने लगे। क्रो मैग्नन का शरीर गठा हुआ था, लगभग 180 सेंटीमीटर लंबा यानी 6 फीट का हुआ करता था, और कपाल गुहा यानी कि जो ब्रेन होता था वो 1600 क्यूबिक होती थी। लेकिन आज का जो ह्यूमन है उसका जो ब्रेन होता है दोस्तों वो 1450 सीसी का होता है। कितना होता है? 1450 सीसी का। अब बात करेंगे, डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई। फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की गई। अर्थात ये साइबेरिया यानी रसिया से लेकर तिब्बत चीन वाले पार्ट में भी ये देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई थी इसकी घोषणा। और तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइस्टोसीन काल, जो कि लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर उन्हें होमो सैपियंस या निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। अर्थात कि अभी तक जो हम होमो सैपियंस और निएंडरथल की बात करते हैं, लेकिन इनसे भी एक अलग प्रजाति के रूप में इनकी गणना की जा रही है। तो आइए अब हम लोग शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ पीसीएस का सबसे पहला प्रश्न है आपका 2021 का, और हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हम लोग दिए गए जो युगों के सही काल क्रमबद्ध को चुने और जो सबसे पुराना है वह पहले आएगा। तो इस आधार पे आपको बताना है कि होलोसीन, प्लेस्टोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन या इयोसीन, या फिर इयोसीन है, मायोसीन है, प्लायोसीन है, प्लेस्टोसीन है, होलोसीन। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सबसे पुराना जो होता है दोस्तों वो इयोसीन होता है। उसके बाद आप मायोसीन देखेंगे, फिर प्लायोसीन देखेंगे, फिर प्लास्टोसीन देखेंगे, फिर होलोसीन देखेंगे। तो सबसे पुराना इसमें इयोसीन है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके व्याख्या को, जीवाश्मों के आधार पर भूवैज्ञानिक काल, जिसको हम जूलॉजिकल टाइम को उप इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है, पुनः उन्हें बड़ी इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अनुसार एक भूवैज्ञानिक काल मान जो होता है वो तैयार किया गया, जिसमें सबसे छोटी काल इकाई होती है वो एक काल की होती है यानी कि एज की, और ऐसे अनेक काल एक साथ मिलकर एक इपो यानी युग बनाते हैं, और जबकि अनेक युग मिलकर एक पीरियड यानी कल्प का निर्माण करते हैं, और इसी तरह अनेक कल्प मिलकर एक महाकल्प यानी इरा बनाते हैं। अनेक महाकल्पों से मिलकर एक महायुग बनता है इयॉन, और यह सबसे बड़ी काल इकाई होती है यानी कि सबसे बड़ी होती है। और इस तरीके से जब आप अवरोही क्रम में चलेंगे यानी सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो सबसे पहले आपको देखने में महायुग, फिर महाकल्प, फिर उसके बाद जो है कि कल्प, फिर युग और फिर काल। तो इसको इंग्लिश में याद कर लीजिए, इयॉन, एरा, पीरियड, इपो, एज, और जिन्हें काल के भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और युगों का, अब यहाँ पे युगों का मतलब हो गया इपो। इपो का जो वर्गीकरण है वो हम देखेंगे सबसे पुराने से सबसे नए की ओर। तो पहले सबसे आता है पेलियोसीन, फिर इयोसीन, और आपको ऑप्शन यहीं से शुरू किया गया था, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। तो होलोसीन सबसे पुराना होता है और पेलियोसीन सबसे नया होता है। अगला प्रश्न है आपका, यूपी आरओ 2016 का मेंस है। जो लोग आरओ 2023 का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग पूरे सेशन को देखिए, स्किप मत करिएगा। पेपर से पहले ये पूरी की पूरी घटना चक्र आपको कंप्लीट मिल जाएगी ताकि आप इसका रिवीजन भी कर पाएँ। और पीडीएफ के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा आज कि ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिससे समय रहते ही आप जो है कि इसको सही ढंग से बना पाएं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन यानी आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। आज आप ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग 21% देखते हैं वायुमंडल में।
लेकिन जब पहले पहले वायुमंडल का निर्माण हुआ यानी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस पे इस ऑक्सीजन गैस की मात्रा नगण्य थी, यानी ये कह सकते हो आप अनुपस्थित थी। लेकिन मुख्य रूप से वहाँ मीथेन थी, अमोनिया थी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें वहाँ पर उपस्थित थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। कह रहा है चुंबकीय जो क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी है तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। और अभी हमने ऊपर के प्रश्न में क्या पढ़ा, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, इसके वायुमंडल का निर्माण हुआ तो ऑक्सीजन नहीं थी बल्कि CO2 थी। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। पहले की बात करें तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ यानी कि परिवर्तित हुआ, तो हम कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल समय के साथ साथ इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलता रहा है। और अगला देखते हैं, जब जीवित जीव पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। बिल्कुल बदल दिया, क्योंकि जीवित जीवों ने जब अपनी जैविक क्रिया को संपन्न किया, जैविक घटकों की उत्पत्ति हुई, गैस के रूप में तब्दील किया, तो यहाँ पर ये सभी वायुमंडल में चेंजेस आने लगे। और इसीलिए तो अब हम वर्तमान में ऑक्सीजन को देख पाते हैं 21%, जबकि प्रारंभिक अवस्था में नहीं था। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। और IAS प्रीलिम्स 2018 का प्रश्न है दोस्तों, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो आप देख रहे हैं बेसिक चीजों को पढ़ने के बाद आप कितना आसानी से इसके प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, पुरा चुंबकत्व के अध्ययन से इस तथ्य का पता चलता है कि भूपर्पटी पर पाई जाने वाली कुछ सेलों का चुंबकन पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं बल्कि उसकी विपरीत दिशा में है। अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रति मिलियन वर्ष 1 या 2 बार उत्क्रमण हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी बल्कि वायुमंडल ज्वालामुखी गैसों जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का मिश्रण हुआ करता था। लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल की उत्पत्ति हुई जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे, और ये जीवाणु आजकल के पौधों की तरह ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते थे। जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया की संख्या बढ़ती गई, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई। तो अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 3 मिलियन वर्ष पहले जो है कि गैसों का उत्पत्ति हुई ऑक्सीजन की, स्पष्ट रूप से। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, BPSC 95 में आया था ये। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ। ये बहुत ही फैक्चुअल लेवल का प्रश्न है, हालांकि अब ये नहीं पूछा जाएगा, तो इसका सबसे लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम लगभग इतने 2 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ, और प्रारंभ में जीव साधारण और एक कोशिकीय हुआ करते थे, यूनिसेलर यानी एक सेल के हुआ करते थे। फिर बाद में ये मल्टी सेलुलर हो गए, बहुकोशिकीय जीव, और जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले कहलाए। शुरू में जो एक कोशिकीय वाले जीव थे उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते थे। ज्ञातव्य हो कि जीवाणु तथा नील हरित शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले हुआ करते थे, जिसमें केवल एक कोशिकीय होते थे ये लोग। और अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल, कवक, युगलिना या अमीबा? तो मैंने आपको बताया था कि आपको उत्तर के रूप में क्या चूज करना, नील हरित शैवाल, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह देते हैं, ठीक है। और युगलिना की बात करेंगे तो ये पादप और जंतुओं के बीच की एक कड़ी है, पादप और जंतुओं के बीच की एक कड़ी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण किया, और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हो गई, क्योंकि अन्य जीवों के लिए ऑक्सीजन गैस की मात्रा बहुत जरूरी थी। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, BPSC प्री 2019। तो जो लोग BPSC का एग्जाम दे रहे हैं 69वीं BPSC, तो उन्हें भी ये आइडिया होना चाहिए कि बिहार PCS के प्रश्न भी रिपीट होते हैं, जो आप यहाँ पर बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? लिनियस ने, लैमार्क ने, डार्विन ने या मेंडल ने? तो डार्विन साहब ने लिखी है ये पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। तो देख लेते हैं, डार्विन साहब की ये पुस्तक है, जो कि इंग्लैंड की जैव विकासविद थे। इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उसे विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद यानी थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैंने बताया भी था कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। डार्विनवाद द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित था? ओवर प्रोडक्शन पर, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, ये भी सही है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी सही। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
अब यहाँ पर इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं फिर से। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया और डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में छपी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? स्पेंसर ने, वॉलेस ने, डार्विन ने, हक्सले ने। तो इसका बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, डार्विन ने। किसने प्रतिपादित किया है? डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। प्रकृति क्या करती है? क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना है। अब अगला प्रश्न है आपका, जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, आइंस्टीन ने या लैमार्क ने? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लैमार्क, क्योंकि लैमार्क जी ने ही बताया था जैव विकास के बारे में सबसे पहले, और इन्होंने अंगों की उपादेयता यानी उपयोगिता और जो है कि यूजलेस, इन दोनों पर ही इन्होंने बात की थी। और इन्होंने अपना सबसे पहला, जो कि फ्रांसीसी विचारक थे, 1809 में अपनी एक पुस्तक थी फिलोसॉफी जूलॉजिक, जिसमें अपने सिद्धांतों को छापा, और इसी को लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्कवाद कहा जाता है, जिसमें उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत अर्थात थियोरी ऑफ इनहेरिटेंट ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये इसकी पुस्तक थी। अगला प्रश्न है आपका, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अर्थात म्यूटेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ह्यूगो डी व्रिज इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने भी विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थियोरी को हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी व्रिज ने दिया था। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी वंशागत बड़ी विभिन्नताओं यानी उत्परिवर्तन के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देते हैं उसे हम म्यूटेंट कहते हैं, और इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरेज पर किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं और उनके सामने उनके वैज्ञानिकों का मिलान करना है। जैसे म्यूटेशन की थियोरी की बात करेंगे तो अभी हमने पढ़ा कि इसको ह्यूगो डी व्रिज के द्वारा दिया गया। वहीं इवोल्यूशन की जो थियोरी दी गई है वो आपके डार्विन साहब ने दी है। अब एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना और ओपेरॉन अवधारणा, ये दोनों अभी आपने नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं, ए और बी से ही हम लोग मिलान करते हैं। तो हमने मिलाया है, क्या मिलाया कि ए का हो जाएगा आपका म्यूटेशन की थ्योरी 4 और बी का हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं कि किस में मिल रहा है, बी और सी दोनों मिल रहा है। तो अब यहाँ पर एलिमिनेट वाली बात आ जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूटेशन की थ्योरी तो ह्यूगो डी व्रिज ने दे दी, विकास यानी इवोल्यूशन की थ्योरी डार्विनवाद ने, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल टैटम ने दी और ओपेरॉन की धारणा जैकब ने दी है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों 1998 में यूपीएससी में पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन, लैंगिक जनन या हासिल किए हुए गुण या प्राकृतिक वर्ण? तो विकास की थियरी डार्विनवाद ने दी है और डार्विनवाद की जो थियरी होती है वो प्राकृतिक वर्ण के रूप में जानी जाती है। तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कि जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है यानी कि नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीली जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका आईएएस प्री 2002। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट क्या किया जाता है? कैसे? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से ही तो उनके अंग लोप हो गए यानी कि खत्म हो गए। जिनका उनको उपयोग नहीं था, जैसे पैरों का, तो उनके शरीर में पैर नहीं देखने को मिलते हैं, वो रेंगते हुए ही अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। यहाँ व्याख्या पढ़ लेते हैं। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं जबकि कुछ अंगों का कम करते हैं, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय और धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। जिसका उदाहरण हमारे शरीर के कुछ अवशेषी अंग यानी कि वेस्टिजियल
ऑर्गन्स जिसे कहते हैं। और लैमार्क ने अंगों के उपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों का अभाव बताया, यानी सांपों में टांग का अभाव बता दिया गया। तो देखिए दोस्तों, ये व्याख्या हम लोग जब बार बार एक ही जैसे प्रश्नों की पढ़ते हैं तो हमारा इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और साथ ही साथ हमारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी रिवाइज हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अनुकूलन, उत्परिवर्तन, सहभागिता या बहुगुण सूत्रता? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जीवों में जो अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है तो एक समय पर म्यूटेशन की क्रिया की वजह से हो जाता है। अगला यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे कि वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशानुगत होते हैं और पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती जाती है। अब आगे पढ़ते हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई प्रजाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? पार्थक्य, प्राकृतिक वर्ण, उत्परिवर्तन या लैंगिक जनन? तो यहाँ पर ध्यान देना कि एक नई जाति की उत्पत्ति कब होती है? जब उसके शरीर में म्यूटेशन होता है, और जिसमें यह परिवर्तन सबसे पहले देखने को मिलता है वह क्या होता है? म्यूटेंट कहलाता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को देखें, कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवंशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की कॉपी तैयार हो जाती है, यानी कि प्रतिलिपि, और नई जीनों के विकास में यह प्रतिलिपियां एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? तो हम बताएंगे क्रो मैग्नन मानुस था, जो सीधा खड़ा होकर चलना शुरू करता है। इसको मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सैपियंस फॉसिल्स को माना जाता है। आगे देखते हैं, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में रहा है और ये आईएएस प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था। यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न आपको दे देता है। एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म है, या एक आदि मानव जातीय जो स्पीसीज थी, या पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त गुफा तंत्र अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में भूवैज्ञानिक कल्प? तो आप देखोगे जो डेनिसोवन है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले इसके प्रमाण साइबेरिया में देखने को मिलते हैं, फिर इसी के साथ कुछ जगह तिब्बत और चीन में भी गुफाओं के रूप में देखने को मिलते हैं। डेनिसोवन एक आदिम मानव, जो आदिम मानव था उसकी प्रजाति थी, जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करते थे। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी। फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई थी। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लास्टोसीन काल का है और डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सैपियंस निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। अगला प्रश्न आता है, आर्कियोपेटेरिक्स। अब यहाँ पे आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी? तो बिल्कुल सही बात हो जाएगी ये, क्योंकि ये सर्वपुरातन पक्षी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि आर्कियोपेटेरिक्स जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। और यह मुख्य रूप से सरीसृप और पक्षियों, ध्यान देना, सरीसृप और पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु है, जिसमें सरीसृप की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत, अग्रपाद की उंगलियों पर पंजे देखने को मिले। फिर भी वह पक्षी था, क्योंकि जो अग्रपाद थे वो उड़ने के लिए पंखों के रूप में रूपांतरित हो चुके थे। इसी को ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो मैंने अभी बताया आपको, सरीसृप और पक्षी के बीच का। अगला प्रश्न है, मैमथ। मैमथ किसके पूर्वज थे? तो ये हाथी के पूर्वज थे। फिर डायनासोर की बात करेंगे तो डायनासोर आपके मेसोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक सरीसृप रेप्टाइल्स थे दोस्तों, ये याद रखना आपको। डायनासोर विशाल काय रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप थे, जो कि मध्यजीवी और मेसोजोइक महाकाय में थे, यानी मेसोजोइक एरा में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों, ट्रायसिक कल्प, जुरासिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प में बांटा गया है। क्रिटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों, स्तनियों का विकास होता रहा।
किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीप के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्का पिंड के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% जातियां विलुप्त हो गई हैं। और अब हम देखते हैं हमारा आखिरी प्रश्न होगा आज की क्लास का, नहीं सेकंड लास्ट होगा, जिसमें लिख रहा है डायनासोर रहे पेलियोजोइक में, सेनोजोइक में, मेसोजोइक में, प्लिस्टोसीन में। तो मेसोजोइक मैंने बताया अभी आपको, मेसोजोइक में। और ये आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का, जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो सबसे पहले सैलामंडर, फिर अजगर, फिर कंगारू। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कैसे होगा? तो दिए गए विकल्पों में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन यानी 3.6 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व या 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व भी आप इसे कह सकते हो। अब यहाँ पे वर्गीकी के रूप में देखते हैं। अभी एक नया चैप्टर दोस्तों क्लासिफिकेशन, जिसमें हम मोनेरा, प्रोटेस्टा और ये सारी चीज़ें वर्ग पढ़ेंगे। फिर प्लांटी यानी कि प्लांट पढ़ेंगे, एनिमेलिया पढ़ेंगे, फंगस पढ़ेंगे। तो 5 प्रकार का जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी, इसको हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। और इसी के साथ आज आपको मैं घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको समय रहते ही वीडियो के साथ साथ PDF के माध्यम से आप शॉर्ट नोट्स बना पाएँ और बड़ी मैगजीन मतलब बड़ी सी घटना चक्र को आप 30 से 35 पेज में कवर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।